सॉरी। हेलो नमस्ते, स्वागत है तुम सब लोगों का फिर से एक नए ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। राम राम, मेरा नाम है सूरज। तुम देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर अजीब व गरीब वीडियोस हम बनाते रहते हैं, बिल्कुल ब्लर। खैर, तो देखो आज हम जिस विषय के ऊपर वार्तालाप करने वाले हैं, फिर जिस विषय के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं, उस विषय में काफ़ी ज़्यादा रोचक और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ये देख के कि हमारे मतलब तुम्हें भारतीय होने पे घमंड सा होने लगेगा। अभी मैं रील देख रहा था, तो मैंने एक ऐसी रील देखी जिसके अंदर अपने मतलब कि कुमारी कदम, सॉरी क्या नाम है इसका, कुमारी कदम नाम का एक द्वीप था जो कि विलुप्त हो गया और वो भारत का एक हिस्सा था। और इतना बड़ा कैंडिडेट था, मतलब कितना बड़ा द्वीप था वो, ये वाला, कि मे भी अगर अभी ये एग्जिस्ट कर रहा होता तो भारत मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री होता, मतलब पूरा सबसे बड़ा देश जिसे हम कहेंगे वो होता। लेकिन मैं ऐसे इतनी जल्दी किसी चीज़ पे विश्वास करता हूँ नहीं। मे भी शायद ये सही होगा गलत। मैंने गूगल और यूट्यूब दोनों से इस बारे में पूछा, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है आज हम उसी के ऊपर नज़र मारेंगे और देखेंगे व्हाट इज़ दिस। तो सर्वप्रथम अपन आ जाते गूगल जी के पास। ओके, ऑल। अब गूगल जी इसके ऊपर क्या राय देंगे, क्या उनका कहना है इसके ऊपर, हम उससे भी रूबरू होंगे। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा ये, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये मुझे पहले करना चाहिए था। लेकिन कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं, हमारे यहाँ पे सड़कें बनने के बाद ही पाइपलाइन की जाती है। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। ओके, सो देखते हैं क्या कहता है गूगल। कुमारी कदम भारत के दक्षिण में स्थित एक खोया हुआ महाद्वीप था। इसे कुमारी नाडु या कुमारी कांतम के नाम से भी जाना जाता था। तमिल साहित्य के मुताबिक यह एक तमिल सभ्यता थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह रावण के साम्राज्य का ही विस्तृत रूप था। कुमारी कदम से जुड़ी कुछ खास बातें। 1. कुमारी कदम के बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ताओं ने भारत के नगरों में पहुंचने पर लोकगीतों और कथाओं को बल दिया। 2. तमिल पुनर्जागरणवादियों के मुताबिक कुमारी कदम के पांड्यन राजा का शासन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। 3. कुमारी कदम के बारे में जानकारी देने वाले कुछ खोजकर्ताओं के बारे में। फिलिप स्क्लाटर एक अंग्रेज भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 19वीं सदी में इस महाद्वीप को लेमुरिया नाम दिया था। फिलिप कॉल्टन ने कुमारी कदम पर बारीकी से खोज की थी। उन्होंने भारत और मेडागास्कर में बड़ी संख्या में वानरों के जीवाश्म मिलने पर यहां नई सभ्यता होने का दावा किया था। 1. कुमारी कदम के बारे में कुछ और बातें। कुमारी कदम के बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ताओं। ओके, इसका मतलब ये जो द्वीप था, मतलब कि ये जो चीज़ थी, ये काफ़ी ज़्यादा प्राचीन और पुरानी थी। और इसी से रिलेटेड मुझे एक और वीडियो मिली जो इसी के न्यूज़ के अंदर मैंने देखी थी। तो इसके ऊपर भी अगर अपन गौर फरमाते हैं, क्या बोलते तुम लोग, हम्म, कि कौन थे, क्या थे और कैसे थे और क्यों थे। ओके, चलिए देखते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं कुमारी कंदम की। जो भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो सारी जानकारी मीडिया वेबसाइटों पर प्रकाशित खबरों से ली गई हैं। दोस्तों, ये ऐसे विषय होते हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल होता है, लेकिन इनको नकारा भी नहीं जा सकता। जरूरत है तो रिसर्च की। देखो, तुम लोगों को याद होगा कि महाभारत, मतलब कि गांधारी के श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका भी पानी में डूब गई थी। ओके, सो क्या पॉसिबिलिटी ये नहीं कि ये भी ये पूरा जो द्वीप जो डूब गया है, ये भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका का ही एक पार्ट हो सकता है। नहीं, द्वारिका डूबी है तो मे भी ये भी डूब सकता है कि उस माँ गांधारी ने कहा था कि तुम्हारी द्वारिका, मतलब जो यहाँ पे वो राज्य करते हैं, मे भी ये उसका हिस्सा हो सकता है। मैं ठीक है, देखते हैं। शोध की ताकि समुद्र की गहराई में दबा सच दुनिया के सामने आ सके, वरना दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो या तो चीजों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं या फिर नकार देते हैं। लेकिन इन दिनों बातों के बीच में भी एक स्पेस होता है।
जिसे ग्रे स्पेस कहा जाता है। खैर, फिलोसफिकल होने से बेहतर है आपको कहानी सुनाई जाए उस द्वीप की जिसे मानने वाले कुमारी कंदम के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत से लोग अटलांटिस की कहानी से परिचित होंगे, जिसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लूटो ने एक डूबा हुआ पौराणिक शहर बताया है। पर आज तक इस बात पर दो मत बने हुए हैं कि क्या इस कहानी को एक सच्चाई माना जाए या सही यार, अटलांटिक को अगर तुम मानते हो कि वो रियल है तो तुम ये क्यों नहीं मान सकते कि हमारी द्वारिका भी रियल है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये काल्पनिक है, जबकि इसके प्रमाण भी मिल चुके। नरेंद्र मोदी जी ने समुद्र के अंदर जाके द्वारिका जो नगरी है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राज करते थे, वहाँ पे उन्होंने पूजा भी की। वहाँ पे कई ज़्यादा अवशेष भी मिले, पूरा मतलब कि अवशेष मिले, द्वारिका थी, मतलब कि राज्य थे, दरवाजे खीट, ये सब अगर तुम्हें पता नहीं है तो इसके ऊपर देखो या फिर मुझे कमेंट कर दो, हम अगले वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे। हम्म? अटलांटिक पे तुम्हें भरोसा है, मतलब कि कुछ लोगों को है कि भाई हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता ना। बड़े टेढ़े ख्यालात के हो तुम तो। खैर आगे बढ़ते हैं अपन। बस एक कहानी। भारत के उपमहाद्वीप से भी एक ऐसी ही कहानी जुड़ी हुई है। हो सकता है कि ये अटलांटिस की तुलना में कम प्रसिद्ध हो सकता है कि ये सच हो सकता है कि ये बस एक मिथ हो, लेकिन कुछ लोग जो इस पर भरोसा करते हैं ल्यूमेरिया के खोए हुए महाद्वीप की कहानी पर, उस पर जिसे कुमारी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत के दक्षिण भाग में स्थित हिंद महासागर में एक ऐतिहासिक तमिल सभ्यता लुप्त हो चुकी है। इसे ही कुमारी कंदम कहा जाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी बुलाया जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि हजारों साल पहले हिंद महासागर का स्तर 100 मीटर नीचे था। धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ता गया और कुमारी कंदम नाम का महाद्वीप पानी में डूब गया। बहुत रिसर्च करने वालों का दावा है कि कुमारी कंदम के अस्तित्व के अनेक प्रमाण मिलते हैं। कहते हैं कि जब समुद्र के स्तर बढ़ने से कुमारी कंदम महाद्वीप जलमग्न होने लगा तो वहाँ के लोग संसार के अलग अलग हिस्सों में रहने के लिए चले गए। इस तरह दुनिया भर में नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। ऐसा दावा किया जाता है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पांड्य राजाओं का शासन था। भाई जहाँ तक मैंने सुना है, ये पांड्यंस का ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ज्ञानी होते थे। इन्होंने ऐसे कई सारे मंदिर बनाए जो आज भी साइंस को टक्कर देते हैं। ऐसे ऐसे मतलब कि चोलाओं ने एक मंदिर बनाया था जिसके ऊपर मतलब टॉप फ्लोर के ऊपर 80 टन का पत्थर है। और उस टाइम पे ना कोई रैम था, ना ही कोई ऐसा बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज थी जो उस मंदिर के टॉप के ऊपर उस उस पत्थर को रखे। मैं भी तुम में शायद लोगों को पता होगा मैं किस मंदिर के बारे में बात करूँ, मुझे अभी वो नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन जो मंदिर है, जो उनके जो भी उन्होंने बनाया है, वो सब साइंस को टक्कर देती है। हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं स्मार्ट थे। आज की टेक्नोलॉजी के मुकाबले हम उनके कुछ भी बराबर नहीं है। भाई उन्होंने मतलब कि तुम अगर मंदिर को ऊपर, सिर्फ मंदिर के ऊपर रिसर्च करोगे ना, तो हज़ारों साल पुराने मंदिर इतने ज़्यादा डेवलप है, इतने ज़्यादा आधुनिक है, इतने ज़्यादा साइंटिफिक है, जिस मतलब साइंटिस्ट खुद चकरा गए कि किस तरह क्या होगा। तुम समझ रहे हो। इस विषय पे भी अपन बाद में वार्तालाप करेंगे किसी अलग से वीडियो में, मंदिरों के ऊपर। फिर आगे बढ़ते हैं। और तमिल सभ्यता दुनिया में सबसे प्राचीन है। मानने वाले ऐसा कहते हैं कि जब कुमारी कंदम समुद्र में डूबा तो यहाँ के लोग पूरी दुनिया में फैल गए और अलग अलग सभ्यताओं की नींव डाली। इसी कारण ये भी दावा किया जाता है कि ये खोया हुआ महाद्वीप ही मानव सभ्यता का जन्म स्थान है। अगर वाकई ऐसा है तो कुमारी कंदम की कहानी एक अलग ही शक्ल अख्तियार कर लेती है। मेडागास्कर और भारत में बड़ी मात्रा में वानरों के जीवाश्म मिलने के कारण उन्होंने यहाँ पर एक नई सभ्यता होने की बात कही थी। फिलिप स्कल्टर ने इस विषय पर एक किताब लिखी, नाम था द ममल्स ऑफ मेडागास्कर। सही बता रहा हूँ, अंग्रेज ने सही खेल गए बहनचोद, नहीं कसम से। आए, खजाना लिया, प्राचीन पुराण ग्रंथ, मतलब कि जितने भी हमारे देवी शक्तियाँ थे वो सभी ले गए, उसे ट्रांसलेट किया हिंदी में। अब उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं। ओपनहाइमर देखिए, ओपनहाइमर, उसके अंदर भगवत गीता से एटम बम कैसे बनाया जाए, न्यूक्लियर बम कैसे बनाया जाए, उसकी इंस्पिरेशन ले रहे हैं। और अपन क्या कर रहे हैं इधर, कच्चा बादाम बाबा, कच्चा बादाम। अपन वेस्टर्न कल्चर को अप्रिशिएट कर रहे हैं।
ये सोच के कि वो ज़्यादा मॉडर्न है, जबकि ये नहीं कि हमारे पूर्वज उससे ज़्यादा मॉडर्न थे। तभी वो आज के टाइम पे संस्कृत का सबसे बड़ा विद्यालय, संस्कृत की सबसे बड़ी जो कॉलेज है, सबसे बड़ा, वो भारत में नहीं है, बाहर है, विदेश में है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं गलत नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी संस्कृत की बाहर ही है। उन्हें पता भैया संस्कृत का क्या पावर है, क्या है। हम लोग नहीं जान पाएंगे हमारी सभ्यता संस्कृति को, वो लोग जान रहे, समझ रहे, अपना रहे। जो 1864 में प्रकाशित हुई थी। इसमें दावा किया गया था कि कुमारी कंदम महाद्वीप कन्याकुमारी से ऑस्ट्रेलिया तक, उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला हुआ था। मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप से नहीं हुआ, बल्कि इस द्वीप से हुआ था। आज से कुछ हजार साल पहले कुमारी कंदम महाद्वीप जलमग्न हो गया, तो वहाँ के निवासी पलायन करके अफ्रीका, यूरोप और चीन चले गए, जिससे नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। माना जाता है कि हिमयुग के अंतिम वर्षों में तापमान बढ़ गया और ग्लेशियरों की बर्फ पिघलना शुरू हो गई। धीरे धीरे समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया और कुमारी कंदम महाद्वीप उसमें डूब गया। तमिल लेखकों के अनुसार जब कुमारी कंदम समुद्र जल में डूब गया तो यह 7000 मील में फैला हुआ था। इसके 49 टुकड़े हुए थे। सन 1903 में वीजी सूर्य कुमार ने इसे कुमारी नाटू या कुमारी नाडू नाम दिया था। यह भी कहा जाता है कि कुमारी कंदम रावण की लंका का ही विस्तृत रूप था, जो क्षेत्रफल में भारत से बहुत अधिक बड़ा था। कुमारी कंदम के अस्तित्व को साबित करने के लिए राम सेतु को एक सबूत के तौर पर रखा जाता है। यह सेतु बालू, गाद और छोटे कंकड़ पत्थरों से बनी एक श्रृंखला है, जो जल में स्थित है और भारत की मुख्य भूमि और श्रीलंका के बीच में फैली है। कुमारी कंदम की कहानी कितनी सच है और कितनी मिथ हम नहीं जानते, लेकिन खोजकर्ताओं को चाहिए कि वो सच का पता लगाएं, सबूत जमा करें और पुरानी किताबों के जरिए रिसर्च करें, ताकि दुनिया का एक और बेहद महत्वपूर्ण सच सामने आ सके। कुमारी कंदम को लेकर आप लोगों के पास कोई जानकारी है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। वाह वाह वाह। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये कुमारी कंदम। न्यूज़ इसके बारे में क्या कहती है? न्यूज़ 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 क्या बोलती है न्यूज़? ओके, सो भारत का खोया हुआ भाग कुमारी कंदम, जिसे समुद्र समुद्र ने निगल लिया था। कुमारी कंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शा चुका है। कुमारी कंदम के बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ता भारतीयों से मिले तो इन लोकगीत और कथाओं को बल मिला। अच्छा, मतलब कि इसके जब ये बीच में जब ऐसा कुछ र्यूमर्स आए इन सब के रिलेटेड, तो ये सभी बातें हमारे पुराणों या फिर ग्रंथों में लिखी हुई थी, तब इसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। अब फिर से एक बात बता देता हूँ कि अभी कुछ साल पहले नासा ने एक प्लेनेट खोजा था जो पूरा पानी से भरा हुआ, मतलब कि एक ऐसा पृथ्वी जो जिसके अंदर पूरा पानी ही पानी है। ओके, इतना ज़्यादा पानी है जो हमारी धरती को डुबा दे। अब वराह अवतार का, जब हम वराह अवतार के बारे में जानते हैं, तो वह एक दानव था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने पूरी धरती को पानी में डुबा दिया था कहीं दूर। ओके, सो वराह अवतार ने, जो एक सुअर का भेष में विष्णु जी ने अवतार लिया था, तो उसने अपने सींगों से और अपने बल से धरती को उठाया था। तो वो भी हमें हमारे ग्रंथों में पता चलता है, और अभी अभी जाके साइंटिस्ट को पता चला कि ऐसा भी एक प्लेनेट है जहाँ पे सिर्फ पानी है। तो इस बात से तुम समझो कि हमारी सभ्यता संस्कृति कितनी प्राचीन है। ये साइंस है, मैं तो सरल भाषा में बोलूँगा, ये पूरा साइंस है। ये तुम्हारे औकात के बाहर का साइंस है, जिसे तुम समझ नहीं पाओगे कभी। ओके, काफ़ी ज़्यादा भारत में दक्षिण को कथा कुमारी बहुत, अगर तुम्हें आर्टिकल पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो। ओके, मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मे भी हमें, वाह, 14 मिनट हो चुकी यार। अपनी इतना लंबा वीडियो बनाते नहीं, अपन नया चैनल है ना अपना, जिस वजह से। ओके, सो हाँ, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मे भी तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, और जो कुछ भी करना है कर दो। अब मिलूंगा मैं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम 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 राम, राधे 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 राधे। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय। चलिए।